अब ये कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहले ही अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की एक रैली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही। राजनीति की भाषा में इसे प्रेशर टैक्टिक्स भी कहते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कांग्रेस को यह संकेत दे दिया कि वो सीटों की सौदेबाजी में नरम नहीं पड़ने वाली। भाई वरना इस तरह के ऐलान की अभी क्या जरूरत? हरियाणा में इस साल विधानसभा तो चुनाव है नहीं, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव है। इस साल मतलब इस साल ही चुनाव है, लेकिन पहले तो लोकसभा चुनाव है ना भाई, फिर विधानसभा चुनाव है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव तो इंडी गठबंधन के बैनर तले ही लड़ेंगे। अब सोचिए, मार्च अप्रैल में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ में मिलकर हरियाणा की जनता से वोट मांगेंगे, और फिर अप्रैल के बाद विधानसभा चुनाव में यही दोनों पार्टियों के नेता मंच पर एक दूसरे को कोसेंगे। पब्लिक बेवकूफ बैठी है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत भी कर दी। हरियाणा के जिंद में अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला भी बोला। सुनिए एक बार केजरीवाल को। हरियाणा के अंदर लोग इतने दुखी हैं सारी पार्टियों से। 75 साल में सारी पार्टियां देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, वो वाली पार्टी भी देख ली। सारी पार्टियों ने अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा जी। केवल अपना घर भरा, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पे। इंडी गठबंधन का बुरा वक्त जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इस गठबंधन का बुरा वक्त तो अभी शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबर आई। फारूक अब्दुल्ला इंडी गठबंधन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को हराने का प्लान बनाते रहे। वहां उनकी पार्टी में कई नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप में शामिल नेता रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। पाला बदलने वाले नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया शामिल है, जो पिछले 32 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे। संजीव खजूरिया के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी में चले गए। इतने लंबे वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले संजीव खजूरिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को ग्राउंड पर बहुत फायदा हो रहा है और मोदी की लीडरशिप से प्रभावित होकर ही वो बीजेपी में आए। यानी आप देखिए कैसे माहौल बनता जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए कि वो 400 सीट के करीब पहुंचे। इंडी गठबंधन में शामिल लालू यादव के परिवार की भी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। कल नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, आज ईडी ने पूछताछ के लिए लालू यादव को बुला लिया। लालू यादव आज सुबह 11:15 पर पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने आज लालू यादव से कई घंटे पूछताछ की है। उनका बयान दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक कल तेजस्वी यादव की बारी है, उनसे पूछताछ होगी। जब लालू यादव से पूछताछ हुई, उसी दौरान उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लालू यादव बिना सहारे के चल नहीं सकते। फिर भी बिना उनके सहायक के लालू यादव को ईडी दफ्तर के अंदर घुसा लिया गया। अपील करने के बावजूद ईडी ने लालू यादव की बेटी या उनके सहायक को साथ नहीं जाने दिया। हालांकि लालू के परिवार के इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन वीडियो को शेयर करने लगे जिसमें लालू यादव बैडमिंटन खेलते दिख रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि लालू यादव तो बिना सहारे के बैडमिंटन खेल रहे हैं बॉस, तो ईडी के पास जाने के लिए सहारे की क्या जरूरत? ये लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, यहां तो खेल रहे हैं बैडमिंटन। इंडी गठबंधन की बैठकों में भी लालू यादव बिना सहारे के ही चलते दिखते थे, तो लोग अब पुराने वीडियो डाल रहे हैं। इंडी गठबंधन का हाल यह है कि एक नेता ईडी के सामने पेश होता है, दूसरा नेता ईडी से भागता दिखता है। आज पूरे दिन इस बात की चर्चा रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए। आप सोच रहे हैं, पब्लिक पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहां गायब हो, क्योंकि सुबह से ईडी की टीम दिल्ली में सोरेन के घर पर उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई पता ही नहीं चल रहा था। दावा किया जाने लगा कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, लेकिन ईडी को घर पर तो वो मिले नहीं। ईडी को हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की टीम को हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए मौजूद ही नहीं थे। हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से कहा गया कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन अपने घर पर ईडी की टीम से मिलेंगे। इंडी गठबंधन की इससे बुरी हालत कुछ और नहीं हो सकती। उसकी नींव रखने वाला नेता ही भाग जाए, दूसरे नेता भी गठबंधन छोड़ कर जाए,
बाकी जो बचे हैं वो ईडी की जांच से भागते रहे और इंडी गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इस सबसे बेपरवाह दिख रही। राहुल गांधी का अलग ही चल रहा है भाई। इधर इंडी वाले खत्म हो रहे हैं, वो भाई साहब अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। राहुल गांधी आजकल न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो बंगाल से होते हुए बिहार पहुंच गए। बंगाल में जब उनकी यात्रा की एंट्री हुई थी तो ठीक पहले ममता बनर्जी ने कह दिया था कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा। जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची है तो एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। मतलब जहां जहां ये जा रहे हैं वहां से बुरी खबर आ रही है इंडी गठबंधन के लिए। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर इंडी गठबंधन वाले मिलकर यात्रा निकालते, लेकिन कांग्रेस को भी अंदाजा है कि इंडी गठबंधन सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं। इसलिए उनका फोकस सिर्फ राहुल गांधी को चमकाने पर है, जैसा हमेशा से रहता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती दिख नहीं रही। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बिना दक्षिण भारत को साधे 400 कैसे होगा बॉस। कुछ लोग ये मानते हैं कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी साफ है, वहां पर बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी का आधा काम तो विपक्ष कर रहा है। जैसे आप कर्नाटक को देखिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर भगवा झंडे को लेकर बवाल हो गया। कर्नाटक के मांड्या में कुछ युवाओं ने 108 फीट ऊंचे पोल पर हनुमान ध्वज लगा दिया। युवाओं के मुताबिक इसके लिए जिला पंचायत से अनुमति भी ली गई थी, लेकिन बाद में झंडे के खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी। पुलिस ध्वज हटाने पहुंच गई तो मामला गर्म हो गया। गांव वालों के साथ बीजेपी, बजरंग दल और जेडीएस के कार्यकर्ता भी इसका विरोध करने लगे कि भाई हनुमान जी के झंडा क्यों उतार रहे हो भाई। कांग्रेस के विधायक रवि कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई, पोस्टर फाड़ दिए गए उनके। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। फिर पुलिस ने हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा लगा दिया और गांव में धारा 144 लगा दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जहां तिरंगा फहराया जाता हो वहां भगवा झंडा फहराना नियमों के खिलाफ है। परमिशन राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए ली गई, जबकि वहां लोगों का कहना है कि राम मंदिर के बाहर हनुमान ध्वजा ही तो होगी। दावा है कि 108 फीट लंबा फ्लैग पोस्ट लोगों के पैसे से वहां पर लगाया गया था। कुल मिलाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बिना बात एक छोटे से मुद्दे को बड़ा बना दिया और देश में राम लहर के माहौल के बीच बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा दे दिया। भाई यहां लोग राम 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 नाम जप रहे हैं, आप हनुमान जी का झंडा उतारिएगा तो पब्लिक आपको ही ना उतारेगी बॉस। बीजेपी सभी जिलों में भगवा झंडा फहराकर अब प्रदर्शन करने की बात कर रही है। लीजिए, हो गया साउथ में एक कांड। उधर केरल में इंडी गठबंधन के लोग राज्यपाल से ही उलझे हुए, साउथ का एक और राज्य। हालत यह हो गई कि राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। केरल में कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने काले झंडे दिखाए और गो बैक का नारा लगाते हुए विरोध किया राज्यपाल का। मामला इतना बढ़ गया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सड़क पर धरने पर बैठ गए। राज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि तुरंत पीएम या अमित शाह से उनकी बात करवाइए। देखिए वहां क्या माहौल है। और फिर ये लोग, दूसरे लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तानाशाही फैला रहे हैं। ये देखिए वहां क्या चल रहा है केरल। मोहन, अमित शाह साहब से बात करो या कोई भी हो उनके यहाँ। और नहीं तो फिर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ बात करो, अपने डॉक्टर हिरेन देसाई से। नो, आई विल नॉट गो। यू आर गिविंग देम प्रोटेक्शन हियर। पुलिस, they were standing here at the police protection. I will not go from here. इसी तरह तमिलनाडु का हाल देखिए। वहां पहले तो सनातन विरोधी बयान दिए गए, सनातन को बीमारी बताकर सनातन मिटाने की बातें कही गई। फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर भी आरोप लगे कि इन्हें रोकने की कोशिश हुई। हालांकि वहां की सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इससे बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। एक तरफ इंडी गठबंधन दक्षिण में बीजेपी को इस तरह का मौका दे रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु में ही पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले मंदिरों में दर्शन किए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण भारत को भी जोड़ लिया था।